जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 7 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था पापा खो गए। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 8 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान, जो कि एक कविता है। इस कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो सबसे पहले हम इन कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। आप तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। आपकी शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क भी रहे, परंतु दोनों ही पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में समाचार विभाग में काम करते रहे। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक बने। यद्यपि आपका साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे आपके लेख खासे लोकप्रिय रहे। आपके साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी सम्मिलित हैं। आपकी साहित्यिक कृतियाँ: काव्य संग्रह काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग आपके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास: उड़े हुए रंग आपका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से आपने 2 लघु उपन्यास लिखे। कहानी संकलन अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में आपकी कहानियाँ सम्मिलित हैं। नाटक बकरी नामक आपका नाटक भी खासा लोकप्रिय रहा। बाल साहित्य: बालोपयोगी साहित्य में आपकी कृतियाँ भौं भौं, खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई सम्मिलित हैं। यात्रा वृत्तांत: कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से आपका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। संपादन: इसके साथ साथ आपने शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी किया। पुरस्कार: 1983 में आपको अपने कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। 24 सितंबर 1983 को आपका निधन हो गया। तो ये रहा आपके कविता के कवि के बारे में। तो अब हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये तो आपकी कविता है। इस कविता का सारांश है कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है।
अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये तो आपके कविता का सारांश था। अब हम आपको कविता की व्याख्या बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। साफा यानी पगड़ी। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास के पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल अंगीठी के समान जल रहे हैं। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है, मानो भेड़ों का समूह इकट्ठा होकर बैठा हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो रात के शाम के समय का वर्णन किया गया है इसमें कि चारों तरफ अंधेरा है और सब वो तरफ शांति ही शांति है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज दी, मानो किसी ने किसान को आवाज दी कि सुनते हो? किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठ रहा होता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है और सूरज डूब जाता है। तो ये कविता आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पे आपके सारांश भी दिया है इस कविता का। एक बार आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कविता से जो प्रश्न दिए गए हैं कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह की तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसे आप अपनी कविता में से ढूंढ के लिख लीजिएगा। दूसरा है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तीसरा है मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो इसमें दिया है कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा और इसके साथ ही कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ भी आपको लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है साफा। साफा पिछले भी चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, मिठाई वाले चैप्टर में बताया था कि साफा क्या होता है। साफा मीन्स होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। दूसरा शब्द है चिलम। चिलम मीन्स होता है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु।
तीसरा शब्द है दहक रही है। दहक रही है यानी कि जल रही है। चौथा शब्द है पलाश। पलाश मीन्स होता है एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। पांचवा शब्द है सिमटा। सिमटा मीन्स होता है दुबका हुआ। छठा शब्द है गल्लेसा। गल्लेसा मीन्स होता है समूह के समान। और सातवां शब्द है औंधी। औंधी मीन्स होता है उल्टी। तो ये आपके होमवर्क थे, इन्हें आप लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।